दोस्तों नमस्कार। चैनल पर आपकी रुचि की सामग्री उपलब्ध हो, इस हेतु आज से हमने एक नया प्रयोग प्रारंभ किया था आपकी राय जानने का, और दिए गए पोल के अनुसार 48% वोट लेकर के वक्रोक्ति सिद्धांत इस पोल का विजेता रहा है। दोस्तों, हजारों सब्सक्राइबर होने के बावजूद मात्र 61 वोट इस वीडियो के बनाए जाने तक आप लोगों ने कास्ट किए थे। 61 वोट ही डाले गए, और जैसा कि आप जानते हैं लोकतंत्र में वोट में बड़ी ताकत होती है। दिए गए वोटों के अनुसार वक्रोक्ति सिद्धांत विजेता रहा। मित्रों, अधिक से अधिक वोट करें ताकि आपकी भावनाओं के अनुरूप आप तक आपकी वांछित पाठ्य सामग्री पहुंचाई जा सके। साथ ही साथ एक और संदेश यहाँ हमें मिलता है कि यदि हम इस पोल की ही तरह लोकतंत्र में भी अपने वोट को लेकर जागरूक नहीं होंगे तो हो सकता है हमारी पसंद का और जो उचित और सही उम्मीदवार है वह निर्वाचित होकर ना आए। इसलिए सभी मित्रों से आग्रह है, अधिक से अधिक वोट करें, न केवल चैनल पर वरन आपके क्षेत्र में जब भी कोई निर्वाचन हो तो बढ़ चढ़कर मतदान में भाग लें। न केवल स्वयं मतदान करने जाएं वरन अपने संपर्क के सभी जनों से अधिक मतदान में भाग लेने का आग्रह करें। तो आइए दोस्तों, आपकी भावनाओं के अनुरूप चलते हैं आज के वर्ण विषय वक्रोक्ति सिद्धांत पर। वक्रोक्ति का सिद्धांत, इस अध्याय को हम निम्न बिंदुओं में देखेंगे। वक्रोक्ति संप्रदाय, जिसमें वक्रोक्ति की अवधारणा, वक्रोक्ति के भेद, और साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे वक्रोक्ति सिद्धांत और अभिव्यंजनावाद की, और अंत में सारांश रूप में पुनः पढ़ी हुई सामग्री को दोहराएंगे। इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप वक्रोक्ति का अर्थ समझने, वक्रोक्ति के भेदों को जानने और वक्रोक्ति के सिद्धांतों को समझने में अपने आप को योग्य पाएंगे। आइए दोस्तों, देखते हैं क्या है वक्रोक्ति और वक्रोक्ति संप्रदाय और वक्रोक्ति सिद्धांत। मित्रों, आचार्य कुंतक वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा मानते हैं। वक्रोक्ति का अर्थ है बांकपन या विलक्षण से भरा हुआ कथन। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी बात को यदि सामान्य ढंग से न कहकर चमत्कारिक ढंग से कहा जाए तो यही वक्रोक्ति है। काव्य शास्त्र में वक्रोक्ति का प्रयोग एक लंबे समय से होता आ रहा है। वक्रोक्ति की विशेषता यह है कि इसका सौंदर्य शब्द और अर्थ दोनों में निहित रहता है। वक्रोक्ति संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तन का श्रेय आचार्य कुंतक को है। उन्होंने अपने ग्रंथ वक्रोक्ति जीवित में वक्रोक्ति को काव्य का अनिवार्य तत्व स्वीकार करते हुए इसे काव्य की आत्मा कहा। काव्य शास्त्र में वक्रोक्ति शब्द का प्रयोग कुंतक से पहले भी उपलब्ध होता है, पर यह उस अर्थ में नहीं मिलता जिस अर्थ में कुंतक ने इसका प्रयोग किया है। वक्रोक्ति का अर्थ, वक्रोक्ति दो शब्दों से मिलकर बना है, वक्र और उक्ति। वक्र का अर्थ है कुटिल या विलक्षण और उक्ति का अर्थ है कथन। अतः वक्रोक्ति से अभिप्राय है बांकपन या विलक्षणता से भरा हुआ कथन। किसी बात को सामान्य ढंग से व्यक्त करने में सरसता नहीं आती, अतः उसे चमत्कारिक ढंग से या विलक्षणता से कहना ही वक्रोक्ति है। भावों की अभिव्यक्ति के लिए कवि सामान्य मनुष्यों द्वारा अपनाए गए मार्गों से भिन्न विलक्षणता या वक्रता का आश्रय लेता है। कथन की यह विलक्षण भंगिमा ही वक्रोक्ति है। वक्रोक्ति की अवधारणा, और इस अवधारणा के अंतर्गत हम सबसे पहले देखते हैं वक्रोक्ति का इतिहास। काव्यशास्त्र में वक्रोक्ति का प्रयोग आरंभ से ही होता रहा है। भामह, दंडी आदि अलंकारवादी आचार्यों ने वक्रोक्ति का निरूपण करने का प्रयास किया है। भामह वक्रोक्ति को अतिशयोक्ति का पर्यायवाची स्वीकार करते हैं। उन्होंने सभी अलंकारों के मूल में वक्रोक्ति को ही स्वीकार किया है। सहसा सर्वत्र वक्रोक्ति प्रणयार्थो विभाव्यते यत्नो अश्याम कविना कार्यः को अलंकारो न्या बिना। इस प्रकार भामह ने वक्रोक्ति को व्यापक अर्थ में ग्रहण किया और सभी अलंकारों के मूल में इस वक्रोक्ति को स्वीकार किया। वक्रोक्ति की परिभाषा उन्होंने निम्न शब्दों में दी: लोकातिक्रांत गोचरम वचनम, अर्थात लोक की साधारण कथन प्रणाली से भिन्न उक्ति ही वक्रोक्ति है। भामह अलंकारवादी आचार्य थे तथा इन अलंकारों में वक्रोक्ति की अनिवार्यता भी मानते थे। उनका मत था कि वक्रोक्ति रहित वाक्य काव्य न रहकर वार्ता मात्र रह जाता है। आचार्य दंडी ने काव्य को दो भागों में विभक्त किया, स्वभावोक्ति और वक्रोक्ति। वक्रोक्ति को वे अर्थालंकारों का सामूहिक रूप मानते हैं और श्लेष इस वक्रोक्ति के सौंदर्य में वृद्धि करता है। आगे चलकर वक्रोक्ति की सीमा संकुचित होती गई और आचार्य वामन ने वक्रोक्ति को एक दूसरे ही रूप में स्वीकार किया। उन्होंने
वक्रोक्ति को अर्थालंकारों में से एक विशेष अलंकार माना है और इसकी निम्न परिभाषा दी है। सादृश्यात लक्षणा वक्रोक्ति, अर्थात सादृश्य पर आश्रित लक्षणा अथवा गौणी लक्षणा ही वक्रोक्ति है। पर वामन के मत को परवर्ती आचार्यों ने स्वीकार नहीं किया। अलंकारवादी आचार्यों ने इसे एक अलंकार विशेष ही माना और इस प्रकार इसे संकुचित अर्थ ही प्रदान किया। आचार्य रुद्रट ने वक्रोक्ति को एक अलंकार मानकर इसके दो भेद किए, काकु वक्रोक्ति और श्लेष वक्रोक्ति। ध्वनिवादी आचार्य आनंदवर्धन और अभिनव गुप्त ने वक्रोक्ति को पुनः महत्व प्रदान किया और इसे समग्र अलंकारों का मूल तत्व स्वीकार किया। संक्षेप में कुंतक से पहले वक्रोक्ति का यही स्वरूप था। कुंतक द्वारा वक्रोक्ति विवेचन। आचार्य कुंतक ने अपने ग्रंथ वक्रोक्ति जीवित में वक्रोक्ति के स्वरूप और महत्व की विशद व्याख्या की है और इसे काव्य का प्राण तत्व स्वीकार करते हुए लिखा, वक्रोक्ति काव्य जीवितम, अर्थात वक्रोक्ति काव्य की आत्मा है। वक्रोक्ति की परिभाषा करते हुए वे कहते हैं, वक्रोक्तिरेव वैदग्ध्य भंगी भणिति रुच्यते, अर्थात वैदग्ध्यपूर्ण विचित्र उक्ति ही वक्रोक्ति है। वैदग्ध्य का अर्थ है विलक्षणता, भंगी का तात्पर्य है भंगिमा और भणिति का अर्थ है कथन। इस प्रकार वक्रोक्ति का अर्थ हुआ कथन की वह भंगिमा जो विलक्षणता से युक्त हो। कुंतक ने वक्रोक्ति के लिए काव्य में 3 बातों की आवश्यकता मानी है। प्रथम कवि कौशल, द्वितीय चमत्कार और तृतीय उक्ति। वक्रोक्ति का सौंदर्य शब्द और अर्थ दोनों में निहित होता है, अर्थात उक्ति की विचित्रता शब्द में भी होती है और अर्थ में भी। इसका तात्पर्य यह हुआ कि शब्द और अर्थ अलंकार्य होते हैं और उनको अलंकृत करने वाला तत्व वक्रोक्ति है। आइए पढ़े हुए अंश का मूल्यांकन करें, रिक्त स्थान भरें। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तन का श्रेय किसको जाता है? वक्रोक्ति का अर्थ क्या है? वक्रोक्ति का रिक्त स्थान, शब्द और अर्थ दोनों। मित्रों, इन प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो के अंत में मिलेंगे। वीडियो को पूरा देखें ताकि वक्रोक्ति सिद्धांत आपको अच्छी तरह से समझ आ सके। आइए देखते हैं वक्रोक्ति के भेद। आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के 6 भेद माने हैं। वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, पद परार्ध वक्रता, वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता और प्रबंध वक्रता। पहला, वर्ण विन्यास वक्रता। व्यंजन वर्णों की ऐसी व्यवस्था एवं विन्यास जिससे सौंदर्य का विधान हो, वर्ण विन्यास वक्रता कहलाती है। यमक और अनुप्रास अलंकार इसी के अंतर्गत आते हैं। वर्णों की कर्णप्रियता एवं बार बार आवृत्ति भी इसी वक्रता का परिणाम है। दूसरा, पद पूर्वार्ध वक्रता। पद से तात्पर्य सविभक्तिक शब्द से है। पद के 2 भाग किए जा सकते हैं, प्रकृति और प्रत्यय। मित्रों, प्रकृति पद का पूर्वार्ध होती है और प्रत्यय पद का परार्ध। वह वक्रता जो पद के पूर्वार्ध अर्थात प्रकृति पर आधारित होती है, पद पूर्वार्ध वक्रता कहलाती है और इसे प्रकृति वक्रता भी कहते हैं। कुंतक ने इसके 9 भेद माने हैं। यह वक्रता लिंग, क्रिया, भाव, वृत्ति, विशेषण, उपचार आदि पर आधारित होती है। तीसरा है पद परार्ध वक्रता। पद के परार्ध में प्रत्यय रहता है। यह वक्रता इसी भाग में स्थापित की जाती है और इसलिए इसे प्रत्यय वक्रता भी कहते हैं। इसके 8 भेद होते हैं। काल वैचित्र्य वक्रता, कारक वक्रता, संख्या वक्रता, पुरुष वक्रता, उपग्रह वक्रता, प्रत्यय वक्रता, उपसर्ग वक्रता और निपात वक्रता। चौथा है वाक्य वक्रता। वाक्य वक्रता को वस्तु वक्रता या वाच्य वक्रता भी कहते हैं। यह कवि की प्रतिभा पर आश्रित होती है, अतः यह वक्रता भी विविध रूप में पाई जाती है। कुंतक ने इसके अंतर्गत अलंकारों का विवेचन किया है। अलंकारों में वे चारुत्व के अतिरिक्त वैचित्र्य और कवि प्रतिभा को भी विशेष महत्व देते हैं। 5वां है प्रकरण वक्रता। वाक्यों के संयोग से प्रकरण बनता है। एक प्रबंध काव्य में अनेक प्रकरण होते हैं। इन प्रकरणों या प्रसंगों को औचित्यपूर्ण तथा प्रभावशाली बनाना ही प्रकरण वक्रता का प्रयोजन है। अनेक लालित्यपूर्ण और सरस प्रसंगों से प्रकरण में सौंदर्य का समावेश किया जाता है,
यह वक्रता भी कवि की कुशलता पर निर्भर है। इसके 9 भेद बताए गए हैं। और छठा भेद है प्रबंध वक्रता। जब संपूर्ण प्रबंध में वक्रता होती है तब उसे प्रबंध वक्रता कहते हैं। प्रबंध वक्रता के अंतर्गत प्रबंधात्मक काव्य रूपों का वस्तु कौशल अपेक्षित होता है। प्रबंध का योग सर्वाधिक व्यापक है और सभी प्रकार की वक्रताओं का सहयोग इसमें अपेक्षित होता है। कुंतक ने इसके भी 6 भेद किए हैं। आइए पढ़े हुए अंश का मूल्यांकन करें। उपलब्ध विकल्पों में से आपको उत्तर देने हैं। आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के कितने भेद माने हैं? 5, 8, 6 अथवा 9। अगला प्रश्न, आचार्य कुंतक ने पद पूर्वार्ध वक्रता के कितने भेद माने हैं? 8, 10, 5 अथवा 9। अगला प्रश्न, वाक्य वक्रता के अंतर्गत आचार्य कुंतक ने किस चीज की विवेचना की है? उत्तर, दोहों की, रस की, अलंकारों की अथवा इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इन प्रश्नों के उत्तर भी आपको इस वीडियो के अंत में मिलेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं वक्रोक्ति सिद्धांत और अभिव्यंजनावाद की ओर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पाश्चात्य अभिव्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्ति सिद्धांत का विलायती उत्थान बताया है। पाश्चात्य समीक्षा शास्त्र में अभिव्यंजनावाद पर विचार करने का श्रेय इटली के विद्वान क्रोचे को है। क्रोचे की मान्यता थी कि कला का संबंध स्वयं प्रकार ज्ञान से है, अर्थात इंट्यूशन से है, जबकि कुंतक शास्त्रीय ज्ञान को भी कला से संबंधित मानते थे। क्रोचे ने उक्ति की सहजता और स्वाभाविकता में काव्य का सौंदर्य माना है, जबकि कुंतक वक्रता या विचित्रता को ही सौंदर्य का मूल आधार स्वीकार करते हैं। क्रोचे ने मानसिक अभिव्यंजना को प्रमुख माना है तथा वाच्य अभिव्यक्ति उनके लिए गौण है, जबकि कुंतक ने वाच्य अर्थात शाब्दिक अभिव्यक्ति की ही चर्चा की है। वे क्रोचे की तरह मानसिक अभिव्यक्ति की कल्पना नहीं करते। इसके अतिरिक्त इन दोनों सिद्धांतों में एक बहुत बड़ा अंतर यह भी है कि क्रोचे केवल आत्मतुष्टि को ही काव्य का लक्ष्य मानता है, जो मानसिक अभिव्यक्ति से पूरा हो जाता है, जबकि कुंतक इसके स्थान पर सहृदय के मन को प्रसन्नता प्रदान करना काव्य का लक्ष्य स्वीकार करते हैं। यही कारण है कि डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने वक्रोक्ति सिद्धांत और अभिव्यंजनावाद को अलग अलग माना है और वे इस संबंध में शुक्ल जी के मत से सहमत नहीं हैं। आगे चलकर डॉक्टर नगेंद्र ने अभिव्यंजनावाद और वक्रोक्तिवाद में कुछ साम्य भी खोजा है, जो निम्नलिखित है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार दोनों सिद्धांत अभिव्यंजना को ही काव्य का प्राण तत्व मानते हैं। दोनों ने काव्य में कल्पना तत्व को प्रमुखता दी है। दोनों ही मूलतः उक्ति को अखंड, अविभाज्य और अद्वितीय मानते हैं। दोनों ने ही अलंकार और अलंकार्य का भेद नहीं माना है और दोनों ही सफल अभिव्यंजना अथवा सौंदर्य अभिव्यंजना में श्रेणियां स्वीकार नहीं करते। वक्रोक्ति सिद्धांत का महत्व। यद्यपि वक्रोक्ति सिद्धांत का अधिक प्रचार काव्य शास्त्र में न हो सका, फिर भी इसका महत्व कम नहीं है। वक्रोक्ति में व्यापक रूप में रीति, अलंकार, ध्वनि, रस आदि सभी पूर्व प्रचलित सिद्धांतों का थोड़ा बहुत समन्वय हो जाता है। वक्रोक्ति के विभिन्न भेदों पर दृष्टिपात करने से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि कवि कौशल और काव्य सौंदर्य दोनों ही वक्रोक्ति में समाहित हैं। वस्तुतः इस सिद्धांत को अधिक मान्यता इसलिए नहीं मिली कि यह काव्य के मूल विषय की वैसी व्याख्या प्रस्तुत नहीं करता जैसी कि रस सिद्धांत करता है। दूसरे, यह सिद्धांत किंचित बाद में सामने आया। इससे पहले रस, अलंकार, ध्वनि, रीति आदि पर विचार किया जा चुका था और काव्य शास्त्र में इनकी पूर्ण प्रतिष्ठा हो चुकी थी। अतः नए सिद्धांत को स्वीकार करने में लोगों ने अरुचि दिखाई। तीसरा कारण यह भी है कि वक्रोक्ति के भेदों का वर्गीकरण अस्पष्ट एवं जटिल हो गया है, अतः यह सिद्धांत लोकप्रियता प्राप्त न कर सका। कुछ भी हो, इतना तो कहा ही जा सकता है कि वक्रोक्ति सिद्धांत आचार्य कुंतक की अद्भुत प्रतिभा, व्यापक दृष्टि एवं व्यवस्थित चिंतन में उद्भूत एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। आइए पठित अंश का मूल्यांकन करें। सत्य अथवा असत्य की पहचान करें। पाश्चात्य समीक्षा शास्त्र में अभिव्यंजनावाद पर विचार करने का श्रेय इटली के विद्वान क्रोचे को जाता है। मित्रों, यह कथन सत्य है अथवा असत्य आपको बताना है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने वक्रोक्ति सिद्धांत और अभिव्यंजनावाद को ठीक ही माना है। सत्य अथवा असत्य। डॉक्टर नगेंद्र ने अभिव्यंजनावाद और वक्रोक्तिवाद में कुछ साम्य खोजा है। सत्य अथवा असत्य। आइए एक बार पुनः सारांश रूप में इस सिद्धांत को समझ लेते हैं।
मित्रों, वक्रोक्ति से अभिप्राय है बागपन या विलक्षणता से भरा हुआ कथन। किसी बात को सामान्य ढंग से व्यक्त करने में सरसता नहीं आती, अतः उसे चमत्कारिक ढंग से या विलक्षणता से कहना ही वक्रोक्ति है। अलंकारवादी आचार्यों ने इसे एक अलंकार विशेष ही माना और इस प्रकार इसे संकुचित अर्थ ही प्रदान किया। आचार्य रुद्रट ने वक्रोक्ति को एक अलंकार मानकर इसके दो भेद किए, काकु वक्रोक्ति और श्लेष वक्रोक्ति। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पाश्चात्य अव्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्ति सिद्धांत का विलायती उत्थान बताया है। पाश्चात्य समीक्षा शास्त्र में अव्यंजनावाद पर विचार करने का श्रेय इटली के विद्वान क्रोचे को है। क्रोचे ने मानसिक अभिव्यंजना को प्रमुख माना है तथा वाच्य अभिव्यक्ति उसके लिए गौण है, जबकि कुंतक ने वाच्य अर्थात शाब्दिक अभिव्यक्ति की ही चर्चा की है। मित्रों, इस इकाई में आए कुछ कठिन शब्द। प्रवर्तन अर्थात प्रवृत्त करना, ठानना, आरंभ करना या आविष्कार करना, और अव्यंजना अर्थात विचारों एवं भावों को प्रकट करना, अभिव्यक्ति या मनोगत भावों को यथार्थ रूप में व्यक्त करने की मान्यता। आइए स्व मूल्यांकन के रूप में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न था, वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तन का श्रेय किसे है? उत्तर है आचार्य कुंतक को। दूसरा प्रश्न, वक्रोक्ति का अर्थ क्या है? उत्तर है बांकपन। प्रश्न 3, वक्रोक्ति का रिक्त स्थान शब्द और अर्थ दोनों, और इसका उत्तर है सौंदर्य। अगला प्रश्न था, आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के कितने भेद माने हैं? सही उत्तर है 6 भेद। अगला प्रश्न है, आचार्य कुंतक ने पद पूर्वार्ध वक्रता के कितने भेद माने हैं? उत्तर 9 भेद। अगला प्रश्न, वाक्य वक्रता के अंतर्गत आचार्य कुंतक ने किस चीज की विवेचना की है? उत्तर से अलंकारों की। प्रश्न 7, पाश्चात्य समीक्षा शास्त्र में अव्यंजनावाद पर विचार करने का श्रेय इटली के विद्वान क्रोचे को जाता है। मित्रों, यह कथन सत्य है। अगला प्रश्न था, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने वक्रोक्ति सिद्धांत और अव्यंजनावाद को ठीक ही माना है। यह कथन असत्य है। और अगला कथन अर्थात अगला प्रश्न था, डॉक्टर नगेंद्र ने अव्यंजनावाद और वक्रोक्तिवाद में कुछ साम्य खोजा है। यह कथन सत्य है। दोस्तों, आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। मित्रों, चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में जाकर के और दिए गए पोल के विकल्पों में अपना मत अवश्य रखें, मतदान करें और अपने रुचि के अनुरूप प्रकरण पाएं। आशा है आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया होगा। धन्यवाद।